हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। एक्चुअली हम इसको वेरीफाई करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात किया हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया हुआ था कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। उससे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था एरिया वेक्टर का। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे कि एक स्पेरिकल सरफेस है, इस पर जो है अगर आपका प्लस क्यू चार्ज अगर इस सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हम लोगों ने इसकी वजह से फ्लक्स को फाइंड आउट किया हुआ था। बेसिकली जो आपका फ्लक्स होता है फाई, वो इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वैक्टर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एरिया वैक्टर बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो है, अगर ये एक स्पेरिकल आपका अगर एक स्पेरिकल सरफेस है और अगर इस पर क्यू चार्ज है, तो आपको पता है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस तरीके से होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका एक स्पेरिकल सरफेस है, राइट, ये जो गोल हिस्सा है, अगर ये एक स्पेरिकल सरफेस है और अब आप देखिए इसका नॉर्मल कैसे होगा, आउटवर्ड्स, इस तरीके से बाहर की तरफ, ठीक है। अगर ये स्पेयर होगी, आपकी एक बॉल है समझिए, इस पर अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर दिस सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ की तरफ को होगा, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, राइट। तो अगर ये इसका नॉर्मल वेक्टर था, ठीक है, तो इसको आप एन कैप बोलेंगे, जो कि आपका क्या है, एन कैप, दैट इज़ द एरिया वेक्टर हियर। अगर इस पर एक छोटा सा आप एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं डी एस वैक्टर, तो ये डी एस वैक्टर जो कि आपका एरिया वैक्टर है, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ई वैक्टर अगर आपको पता है, ये क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो आपका जो है प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होगा और इन्फिनिटी पे जाके एंड होगा, राइट। तो हमने उस पर बात करी थी कि फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस क्या होता है। फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग टू दैट सरफेस, कि जो भी आपकी सरफेस है, इस सरफेस को कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, वो आपका फ्लक्स था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया हुआ था गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम आपसे बोलता है कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, की कोई भी अगर क्लोज सरफेस है उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो आपका क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ई डॉट डी एस, ठीक है, क्लोज सरफेस। इसमें आप इंटीग्रेट करेंगे, अगर डी एस एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आपने लिया हुआ था, ये इज इक्वल टू होता है आपका टोटल नेट चार्ज ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे जितना चार्ज है आपका इनसाइड दिस सरफेस, नॉर्मली हम इनसाइड बोलते हैं, कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है आपका, अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल नेट चार्ज इनसाइड दी सरफेस, जो भी आपकी सरफेस है। आज हम इसको वेरीफाई करेंगे, राइट, कि गॉस थ्योरम का जो है, जो हम लोगों ने ये बात कर रखी है कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको वेरीफाई करते हैं, राइट। वेरिफिकेशन के लिए बाई चांस हम एक बात करते हैं कि आपने जो है एक सिलेंड्रिकल सरफेस ली, राइट। अगर ये मेरी एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक, अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे आपको पता होगा कि इसके दो सर्कुलर एंड्स होते हैं और जो बीच वाला हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल, आप ये पेन को देख सकते हैं, मार्कर पेन को, ये भी एक क्या है, आपका एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। इसके जो दो एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, ये दोनों एंड्स क्या हैं, सर्कुलर एंड्स हैं, राइट। अगर इन एंड्स के लिए मैं आपका एरिया फैक्टर की बात करूं, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो इससे बाहर की तरफ को होगा। तो अगर इस पर कोई पॉइंट आप बात कर दें तो एन कैप जो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा जिस सरफेस के नॉर्मल वेक्टर होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर आप इस एंड पे बात करेंगे तो ये इसका क्या होगा, आपका एन कैप हो जाएगा, राइट। और अगर मैं बात करूं कि आपका जो है कि सिलेंड्रिकल सरफेस थी और इसके अंदर जो है कोई भी चार्ज नहीं था, देयर इज़ नो नेट चार्ज ऑन दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, राइट। हमने ये पहले से कंसिडर कर रहे हैं हम लोग कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। मीन्स इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे जो चार्ज है वो क्यू इक्वल टू क्या आपका ज़ीरो है, राइट। अब आपको पता है कि जो कर्व्ड पार्ट है, जो बीच वाला हिस्सा, जो एक कर्व्ड पार्ट है, इस पे जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस,
तो ये क्या होगा, इस सरफेस के 90 डिग्री। अगर ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है तो इसका एन कैप कहाँ की तरफ को होगा, यूँ बाहर की तरफ को, यही तो होगा इसका एन कैप, राइट, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। और मैंने बोल दिया कि बाई चांस जो है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो क्या है, राइट, ई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इस पर आपकी हम लोग जो है इन 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, एक इस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट। इन तीनों पर अगर हम बात करें फ्लक्स की, राइट, तो आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू, वो क्या होता है आपका ई डॉट डी एस वैक्टर, दैट इज एरिया वैक्टर, और उसको आप क्लोज सरफेस के लिए टोटल, क्योंकि डी एस तो आपने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, अगर आप पूरी सरफेस के लिए करते हैं तो आप छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ठीक। तो अब आप एक चीज़ देखिएगा, अगर इस फर्स्ट सरफेस की मैं बात करूं तो इस पे जो ई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, ये आपकी ई वेक्टर की डायरेक्शन है, ये फर्स्ट के लिए, और एन कैप की जो डायरेक्शन है वो यूँ है, राइट, जो इसका एरिया वेक्टर है इस पॉइंट पर, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ ये आपका ई वेक्टर है, तो देखिए ई वेक्टर और जो आपका एरिया वेक्टर है एन कैप जो है वो दोनों आउट ऑफ फेज़ है, आउट ऑफ फेज़ इन अ सेंस कि दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितने डिग्री का, आपका 180 डिग्री का एंगल है, राइट। अब आप एक चीज़ देखिएगा, अब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, डी एस क्या आपका एक छोटा सा जो एरिया एलिमेंट आपने कंसिडर किया हुआ है, राइट। अगर इसमें फर्स्ट सरफेस की बात करूं, ये डॉट प्रोडक्ट है, आप इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, राइट। अब थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी एरिया एलिमेंट, राइट, जो आपका एरिया वेक्टर है। अब यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है, 180, और आपको पता है कि कॉस 180 जो होता है वो कितना होता है, -1। तो ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ई डी एस कॉस थीटा कॉस 180 माइनस हो गया 1 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका वैल्यू -1 माइनस ई डी एस आ गया, ठीक। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस तो आ ही रहा है। अब आप देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और आपको इस सरफेस के लिए आप इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो डी एस अगर आपने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया होता तो पूरी सरफेस के लिए करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का। अगर मैं बोल दूँ कि ये टोटल अगर जो एरिया है वो अगर एस है तो ई एस आ गया विद नेगेटिव साइन। सो फ्लक्स थ्रू दैट फर्स्ट सरफेस क्या आ गया आपका, माइनस ऑफ ई एस, राइट। अब अगर मैं सेकेंड सरफेस, अगर ये सेकेंड की बात करूँ, इस सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, तो सेकेंड पॉइंट पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट टू राइट था आपका, राइट, और जो आपका एन कैप है दैट इज़ द एरिया वेक्टर, वो आपका क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए, अगर ये आपका एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ को था, अगर ये आपका एरिया एलिमेंट का जो आपका एरिया वेक्टर था वो इस सरफेस के क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आपने लेफ़्ट टू राइट अगर बोला हुआ है, तो इन दोनों के बीच में अगर सेकंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये अगर आपका एन कैप था तो ई वेक्टर इस डायरेक्शन में आपका, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा हुआ वो कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक हो गया, ठीक। अब आपको पता है फ्लक्स क्या हो जाएगा, थ्रू दिस सेकेंड पॉइंट ई डॉट डी एस, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी एस कॉस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है और कॉस 90 कितना होता है, 0, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 और कॉस 90 0 होता है। सो फ्लक्स थ्रू दिस सेकेंड पॉइंट कितना हो गया आपका, 0 हो गया, राइट। अब इस थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए थर्ड पॉइंट पर ये आपका एन कैप का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी ओर है, राइट। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 0 डिग्री का, थीटा जो हो गया वो आपका कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो आपको पता है अगर मैं इसमें फ्लक्स की बात करूँ, ठीक, ओवर दिस थर्ड पॉइंट, सो वो कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है आपका, 1 होता है, तो वो कितना आ जाएगा आपका ई, और ये कितना आ जाएगा डी एस, राइट। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और आप डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या दे देगा, एस। तो फाई किस थर्ड पॉइंट की वजह से हो गया। सो सेकेंड पॉइंट पर 0 आया आपका फ्लक्स, थर्ड पॉइंट पर ई एस आया, और फर्स्ट पॉइंट पर माइनस ई एस आया। तो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ
तो आपका फर्स्ट सरफेस के थ्रू कितना था, माइनस ऑफ ई एस, और सेकेंड सरफेस के थ्रू 0 था, और थर्ड सरफेस के थ्रू क्या आ गया, ई एस विद प्लस। अब आप देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो कितना हो गया 0, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। ठीक है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना आ गया आपका, ये टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, और आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, और हमने ऑलरेडी बोला हुआ था कि अगर जो है ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस को कंसिडर कीजिए जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स, अगर आपका फ्लक्स का वैल्यू 0 आ रहा है, सो दैट मीन्स आपने जो फ्लक्स लिखते हैं आप वो क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज कितना निकल के आ गया यहाँ से, 0, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, राइट। सो दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो अब हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसको यूज़ करके हम कूलम्स लॉ को फाइंड आउट करेंगे, राइट। जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ था, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, उसको जो है उस रिजल्ट को हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, राइट। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि आपका जो है एक स्पेरिकल सरफेस थी, और उस पर प्लस क्यू चार्ज अगर क्या था आपका, इस पूरी सरफेस पर अगर प्लस क्यू चार्ज अगर था आपका, तो अब आप देखिए आपको पता है कि स्पेरिकल सरफेस पे अगर मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करूं, अगर वो आपका डी एस वैक्टर था, ठीक है, एरिया वेक्टर जिसको आप बोलते हो, विच इज़ परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक, और अब अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका जो ये स्पेरिकल सरफेस थी, स्पेरिकल सरफेस के पर्टिकुलर पॉइंट पी पॉइंट पर अगर हम बात करें, और इस पॉइंट पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमने लास्ट टाइम आपका निकाला हुआ भी है लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप देखते हैं, अगर ये आपका डी एस वैक्टर था, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन वही होगी। ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ देखिएगा, आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, फ्लक्स तो ये हो गया, और गॉस थ्योरम क्या है, इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज, जो भी आपका नेट चार्ज है इस सरफेस के अंदर, ठीक है, इनसाइड द सरफेस, क्लोज द सरफेस, उसका क्या होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, राइट। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल की, तो इस स्पेरिकल सरफेस पर जो ई वेक्टर है और जो डी एस वेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका, यहाँ पर से थीटा जो है वो कितना है आपका, 0 डिग्री, राइट। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो थीटा कितना होगा आपका, 0 होगा। तो इधर से जो आपका फ्लक्स आएगा वो कितना निकल के आ गया, ई डी एस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप सॉल्व करते हैं तो ई डी एस क्या आएगा, कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री का है, तो ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम। यही तो आपकी गॉस थ्योरम है। अब आप देखिएगा कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका ई डी एस, राइट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या है, फ्लक्स है। अब अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है, इस स्पेरिकल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस सरफेस, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और आप क्या लिख देंगे, डी एस वैक्टर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर किया तो इस तरीके से आप इसकी सर्कमफेरेंस में छोटे छोटे एरिया एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे और सबको ऐड ऑन करेंगे, तो उसकी टोटल क्या आ जाएगी, सर्कमफेरेंस आ जाएगी, राइट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम। तो अब आप देखिए फ्लक्स जो फाई होगा, अब आप डी एस वैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसकी सर्कमफेरेंस पर अगर आपने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट अगर लिए हुए हैं, ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका ई वेक्टर। ठीक हो गया। और टोटल आपका क्या आ जाएगा, एस। और इस सरफेस के लिए क्योंकि ये क्या है, स्पेरिकल सरफेस है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ स्फीयर। अगर इसका रेडियस अगर मैं बात करूँ कि ये आर था और उसी जो पी पॉइंट है अगर वो आर डिस्टेंस सेपरेटेड था, मीन्स
सर्कल के सेंटर से जो सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, तो उस पॉइंट पी पर ही अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा आपका r²। और ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज आपका क्या है, जो स्पेरिकल सरफेस पर आपने जो है चार्ज रखा हुआ था, मतलब जो चार्ज आपने उस स्पेरिकल सरफेस को दिया हुआ था, तो उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी किया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो है इस पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q0 अगर प्लेस किया हुआ है, राइट, अगर आपने जो है इस पी पॉइंट पर लेट Q0 चार्ज बी प्लेस्ड एट पी, अगर ये पी पॉइंट पर रखा हुआ है तो होगा क्यों, क्या कि अगर आपने जो है इस पी पॉइंट पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है Q0, तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन लगेगा, इस चार्ज और ये स्मॉल जो आपने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा आपका। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी चार्ज ऑन दैट, जो भी आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक। मैग्नीट्यूड प्लस का है या माइनस का है वो आप देख लेंगे। तो अब जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू क्या होगा, QE, ठीक है। और अगर ये आपका चार्ज Q0 था, टेस्ट चार्ज जो था आपने पी पॉइंट पर रखा हुआ था, अगर वो Q0 था, सो Q0 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपका Q0, और ये क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यही तो आपका क्या है, कूलम्स लॉ है। तो हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम जो है कूलम्स लॉ को क्या करा, डिड्यूस किया, ठीक हो गया। तो ये था आपका गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, बोल सकते हैं एक तरीके से। एप्लीकेशन तो क्या बोला है, मतलब कूलम्स लॉ को आपने डिड्यूस किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की। एक आपका यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर आपका जो है एक स्पेरिकल शेल है, उसकी वजह से कितना होगा, ठीक। तो हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। सो अगर आपको जो है लेक्चर पसंद आता है, सो प्लीज़ वॉच इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।